जो आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के हिंदी का जो चैप्टर नंबर 7 है, मतलब 7, उस जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से आपका 4 से 5 नंबर फिक्स है। 4 से 5 नंबर इस चैप्टर से फिक्स है ऑब्जेक्टिव। 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे भी हो सके उतने बच्चों के पास शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चे क्या इस पर बोर्ड एग्जाम 2026 में 450 प्लस ला सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए अब हम बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, परंपरा का मूल्यांकन कर रहा है। 1 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी या फिर यतीश मिश्रा। तो जो परंपरा का मूल्यांकन और रचना है वो किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगी प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से या फिर इतिहास के ज्ञान से। तो प्रगीत आलोचना का विकास किसके माध्यम से होता है? साहित्य परंपरा की ज्ञान से होता है। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है यतीश मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा या फिर गुणाकर मूल्य। तो परंपरा पाठ के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे हमारे। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार्स तार्पतक के कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 4, 5, 6 या फिर 7। तो कितनी कविताएं? 7 कविताएं की क्या है? कवि कवियों की संग्रहित है 7। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसमें क्या पूछा है? रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914 या फिर 10 अक्टूबर 1911। तो रामविलास शर्मा का याद रखिएगा जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? पहला है पूंजीवाद की व्यवस्था में, फिर जातिवाद व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में या फिर भौतिकवादी व्यवस्था में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान है वो समाजवाद की व्यवस्था में क्या है? संभव है, समाजवाद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, रामविलास शर्मा ने बीए किए। बीए कब किए थे? 1932 में, 1934 में, 1933 में या फिर 1931 में। तो रामविलास शर्मा जो किए थे 1932 में क्या किए थे? वो बीए किए थे। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हम व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और जाके वहाँ पे हम पीडीएफ नोट्स डाल देंगे, आप पीडीएफ ले लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है प्राधीन, जड़, स्वतंत्र या फिर स्वाधीन। साहित्य किस में सापेक्ष रूप में, मतलब सही रूप में होता है? तो स्वाधीन के रूप में क्या होता है? सापेक्ष होता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, वायरन वायरन किस भाषा के कवि है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। वायरन पूछा है, वायरन किस भाषा के कवि हैं? तो वो हो जाएंगे अंग्रेजी भाषा के। किसके? अंग्रेजी भाषा के। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह या फिर परिवार की तरह। तो साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह? तो ये समाज की तरह। किसके तरह? समाज की तरह क्या होती है? संपन्न होती है, मतलब पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की या फिर मुक्ति बोध की। तो निराला की साहित्य साधना
जो कृति है वो रामविलास शर्मा, अपने प्यारे लेखक रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है 12 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, संस्मरण या फिर लघु कथा? परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विधा है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये निबंध है। क्या है? निबंध, एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या फिर 5 खंडों में? तो निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में, कितने में? 3 खंडों में खंडित है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने थे? कि एम हिंदी संस्थान, जेएम हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकेडमी या फिर राष्ट्रभाषा परिषद? तो वो जो बने थे वो कि एम हिंदी संस्थान के क्या संस्थान के निदेशक बने हुए थे। कि एम हिंदी संस्थान, ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की या फिर रामविलास शर्मा की? तो किनकी हो जाएगी? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एड्स किस महादेश में है? एड्स तो यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो एड्स प्यारे बच्चों, क्या एड्स किस में होता है? यूरोप में अभी भी है, ठीक है ना। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लैटिन कवि कौन है? लैटिन के कवि कौन है? वर्जिल, बायरन, शेक्सपियर या फिर रेनर मरिया रिल्के? तो किसके कवि? लैटिन के कवि पूछा है। तो लैटिन के कवि कौन हो जाएंगे? वर्जिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वर्जिल। ऑप्शन ए याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 है, अज्ञे ने तारसप्तक कब संपादित किया? 1941 में, 1943 में, 1945 में या फिर 1947 में? तो अज्ञे ने तारसप्तक कब से किया था? 1943 में किया था। 1943 आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय या फिर पटना विश्वविद्यालय? तो रामविलास शर्मा जी के बारे में बताए थे हम, वो किससे किए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। किससे? लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किए थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से किस विभाग में अध्यापक कार्य किए? अध्यापन का कार्य किए थे। संस्कृत के, हिंदी के, इतिहास के या फिर अंग्रेजी के? तो ये अध्यापन का विभाग किस कार्य से किया था? अंग्रेजी से। किससे? अंग्रेजी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा? तो निराला के साहित्य साधन के जो रचनाकार हैं वो हमारे प्रिय लेखक रामविलास शर्मा हो जाएंगे। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है? किनके लिए साहित्य मतलब परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है? जो लकीर के फ़कीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो ये किनके लिए? तो जो साहित्य के में युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, इनके लिए क्या है? परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, मतलब होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन या फिर राजाधीन? तो प्यारे बच्चे, ये भी हम बता चुके हैं, अभी थोड़ा ऊपर बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा? स्वाधीन हो जाएगा। ऑप्शन बी स्वाधीन, उसमें भी आंसर था, यही प्रश्न दोबारा हुआ है रिपीट। फिर अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की या फिर पूंजीपति मनुष्य की? तो किनकी किनकी भूमिका निर्णायक है? इनका क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका क्या है? निर्णायक है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभिछत्र का शाब्दिक अर्थ है खंडित, अटूट, अपवाहीन, प्रवाहीन या फिर ठहराव? तो अविक्षित का क्या है शाब्दिक अर्थ? अटूट है। अटूट क्या है?
अटूट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिनकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर एथेंस? कौन सा ऐसा देश था जो जिनकी सभ्यता के सारे यूरोपियों ने प्रभावित किया था? तो वो थे एथेंस, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, आदिम का अर्थ है आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन या फिर वन मानुष? आदिम का क्या अर्थ होता है? तो आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन, ठीक है ना। ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों में आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। 1815 की क्रांति में, 1816 की क्रांति में, 1817 की क्रांति में या फिर 1818 की क्रांति में? तो किस वाले में परिवर्तन हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? परिवर्तन, बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 29 है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ण युद्ध या फिर द्वंद्व युद्ध? सभ्यता का जो हर स्तर होता है वो क्या? वर्ग युद्ध नहीं होता। वर्ग मतलब हर वर्ग के मतलब द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, शर्मा जी के पुरस्कार की राशि किस दान स्वरूप दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को या फिर राज्य सरकार को? किसको मतलब दान कर दिए थे शर्मा जी? तो वो किए थे भारत सरकार को, ठीक है ना। भारत सरकार को क्या कर दिए थे? ये अपना जो पुरस्कार मिला था उनको दान कर दिए थे। ये आपका 30 क्वेश्चन फाइनल हो गया, ठीक है ना। मात्र 10 मिनट का टाइम लगा। 10 मिनट बताइए आप खेल कूद के बर्बाद करेंगे, इतना में आपका 4 से 5 नंबर का हम क्लियर करा दिए। प्यारे बच्चे, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम जब भी ऐसे वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। नोटिफिकेशन चला जाएगा तो आप उसी टाइम अपना तैयारी शुरू करेंगे। और देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको पहले से ही जागरूक रहना है तो हम रोज़ सुबह 8 बजे 8 AM में रोज़ हम वीडियो डालते हैं, ठीक है ना। तो आप रोज़ 8 बजे आके चेक कर लीजिएगा हमारे चैनल पे, रियल एजुकेशन क्लास 10th चैनल पे, कि वीडियो अपलोडेड है कि नहीं। तो आपको रोज़ 8 बजे सुबह में एकदम है कि एक नए प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपका 3 से 4 नंबर रोज़, ज़्यादा कम से कम 3 से 4 नंबर तो एक वीडियो में क्लियर हो ही जाता है। तो ये हो ही जाएगा आपका 3 से 4 नंबर। प्यारे बच्चों, ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।